अब हम विस्तार विशेष में आपको उन मुद्दों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़े हैं। विस्तार विशेष में हम सिस्टम से सवाल करेंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपके मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता। विस्तार विशेष में हम लगातार आपको निजी स्कूलों की मनमानी के बारे में बता रहे हैं। हमने आपको बताया था कि बुक्स और स्कूल ड्रेस के लिए पेरेंट्स को एक ही दुकान से खरीदने के लिए स्कूल प्रबंधन मजबूर करते हैं। आज विस्तार विशेष में इसी से जुड़ी एक और रिपोर्ट हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे निजी स्कूल फीस वसूली के मामले में भी लूट का अड्डा बनते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा से देखिए संवाददाता विवेक तिवारी की एक खास रिपोर्ट। स्कूल शिक्षा का मंदिर है, लेकिन जिस तरह शिक्षा का व्यापारीकरण हुआ है उसने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। ये हर उस माता पिता का दर्द है जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल यानी कि मुनाफाखोरी का अड्डा बन चुका है, जहाँ पर सब्जी मंडी की तरह सब कुछ बिकता है और इनका एक ही तंत्र है, एक ही सिस्टम है, जितना लूट सको तो लूट लो। और अभिभावक सब कुछ जानते हुए भी इनकी ठगी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। रीवा कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया कि प्राइवेट स्कूल अब मनमाने ढंग से अपनी फीस नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन क्या इसका पालन हो पा रहा है? प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षा के मंदिर को व्यापार का अड्डा बना दिया है। इसकी एक और वानगी देख लीजिए। रीवा में एक तरफ किताबें और स्कूल ड्रेस को लेकर पेरेंट्स परेशान हैं, तो निजी स्कूल मनमाने ढंग से फीस वसूल रहे हैं और जब मन आए तब मनमाने तरीके से फीस बढ़ा भी रहे हैं। ये एडमिशन फीस के नाम से सर हर साल 11,000 रुपये, 10,500, 11,000 रुपये लेते हैं और सर मंथली फीस 10% हर साल बढ़ाते हैं। बहुत मुश्किलें होती होंगी इतनी फीस देना। जी बिल्कुल, अब आदमी कहीं से तो लाके देता है। निजी स्कूलों को मोटी फीस देना भी पेरेंट्स की मजबूरी है। अभिभावक बताते हैं कि अच्छे स्कूल में पढ़ाई कराने के लिए फीस देना ही पड़ता है, तो कुछ का कहना है कि निजी स्कूल के बिल्डिंग महज दिखने के लिए है, वहाँ कुछ पढ़ाई नहीं होती। वो तो सभी ले रहे हैं तो देना ही पड़ रहा, बच्चे पढ़ा रहे हैं तो आदमी दे रहा। मुसीबत ये है कि कहीं जा भी नहीं सकते अब इनका एडमिशन कराने का। ये पढ़ने के हिसाब से सोचते हैं कि अच्छी स्कूल रहे, पढ़ लें बच्चे। विस्तार न्यूज से बातचीत में पेरेंट्स ने ये भी बताया कि शासन प्रशासन के आदेश का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। हमारा बालक 8वीं में है, 8वीं संस्कृत से लिखते नहीं बनता है। सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग बस है, हो गया। पढ़ाई में कुछ नहीं, पढ़ाई उढ़ाई कुछ नहीं, सिर्फ फीस बस है। अच्छी फीस लगती है, बस हो गया। लोगों को लगता है कि बाल भारती में पढ़ रहा है, बस हो गया। इधर जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी किया है और बीते सेशन में ली गई फीस की जानकारी तलब की है। कलेक्टर के आदेश के बाद 36 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है, जिनमें शहर के नामी स्कूलों का नाम भी शामिल है। इन सभी स्कूलों से 4 साल के फीस का हिसाब मांगा गया है। फीस को लेकर के जो निजी विद्यालयों के संबंध में राज्य शासन के निर्देश हैं वो 2017 में निकाले गए थे और उसमें 2020 में कुछ अमेंडमेंट किए गए। इसमें ये अपेक्षा की गई है कि जब भी स्कूल अपनी फ़ीस बढ़ाएंगे तो उसका एक सर्टेन लिमिट होगा। ऐसा नहीं है कि कभी भी हम फीस बढ़ा सकते हैं और उस फीस की बढ़ोतरी के लिए वो इन्फॉर्मेशन जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में देनी होगी। उसमें अकाउंट्स और कई दीगर चीज़ों की मांग की गई है, उसके बाद ही स्कूल अपनी फ़ीस बढ़ा पाएंगे। इसी संबंध में हम लोगों ने सभी स्कूल्स को नोटिस जारी किए हैं और सभी स्कूलों से अपेक्षा की गई है कि फ़ीस यदि तय प्रक्रिया के अनुसार नहीं बढ़ाई गई है किसी भी विद्यालय के द्वारा, तो उनके यहाँ शैक्षणिक सत्र 2023-24 की फीस ही इस शैक्षणिक सत्र में भी लागू रहेगी और यदि विधिवत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी चेतावनी दे चुके हैं। इधर प्रशासन कार्रवाई में जुटा है, लेकिन स्कूलों की मनमानी कब खत्म होगी और पेरेंट्स कब तक इनकी मनमानी के आगे मजबूर रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखा आपने, शासन प्रशासन के तमाम नियम दरकिनार हैं। प्राइवेट स्कूल मनमाने ढंग से फीस वसूल रहे हैं और सब कुछ जानते हुए भी अभिभावक प्राइवेट स्कूलों की ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, उन्हें अपने बच्चों के सपने पूरे करने हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। अब बात करते हैं देश की सबसे बड़ी आबादी यानी युवाओं की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बना था। इसे भांपते हुए बीजेपी सरकार ने सीखो कमाओ योजना लॉन्च की थी। उम्मीद थी कि अब उन्हें दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, युवकों को अपने प्रदेश में ही नौकरी मिलेगी।
लेकिन बाकी योजनाओं की तरह ही सीखो कमाओ योजना भी जमीन से ज़्यादा हवा में नजर आ रही है। ग्वालियर चंबल में क्या है इस योजना की जमीनी हकीकत, बताते हैं आपको हमारे संवाददाता अनिल गौर की इस खास रिपोर्ट में। बट जो भी योजना चल रही है हमको तो कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सर योजना सर यही है कि सरकार ने किसी को ठेका दे दिया है। नहीं, हमारा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं मिली। सीखो कमाओ योजना के बारे में मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल सके, इसके लिए सीखो कमाओ योजना की शुरुआत हुई। लेकिन बाकी योजनाओं की ही तरह सीखो कमाओ योजना से भी युवाओं को रोजगार नहीं, सिर्फ निराशा हाथ लग रही है। विस्तार न्यूज की टीम ने युवाओं के बीच पहुंचकर ये जाना कि योजना की जमीनी स्थिति क्या है। लेकिन उससे पहले आपका ये समझना जरूरी है कि क्या है सीखो कमाओ योजना। इस योजना के जरिए जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग देना लक्ष्य है, जिसमें हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलना था। प्रदेश के 18 से 29 साल के युवा पात्र हैं और उनका 12वीं या ITI पास होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के बाद युवाओं को 8,000 से 10,000 रुपए तक स्टाइपेंड भी मिलेगा। लेकिन जमीन पर स्थिति कुछ और ही नजर आती है। युवाओं का कहना है कि उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। रोजगार तो दूर, युवाओं को योजना के बारे में ठीक जानकारी भी नहीं है। कुछ का ये भी कहना है कि इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला और इसीलिए वो उम्मीद ही छोड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत हुई और इसका उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले। इसका ही रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे हैं ITI। जानकारी इतनी दी गई थी बस हमें कि मतलब कहीं आप बाहर जाओगे नौकरी वगैरह करोगे तो इससे थोड़ी बहुत छूट मिल सकती है और बाकी कुछ जानकारी नहीं। ट्रेनिंग हुई है इसकी? नहीं, ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं हुई। ज़्यादा तो कोई जानकारी है नहीं है, लेकिन बट जो भी योजना चल रही है हमको तो कोई लाभ नहीं मिल रहा है। क्या क्या चल रहा है कुछ पता नहीं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना चली थी, उसमें फॉर्म भी सबमिट किया था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला है अभी तक। जानकारी ये है कि सर एक ठेका दे दिया गया है जो है ना अपन लड़कों को ले जाएगी और सर फैक्ट्री में वो एडजस्ट कर देगी। यही है बस। रजिस्ट्रेशन हो गया आपका? नहीं सर। क्यों? सर किया ही नहीं है, पता है कि कुछ होना नहीं है। एक दोस्त ने किया था, हमारे 2 दोस्तों ने, तो सर कुछ हुआ ही नहीं है सर उनका। कुछ उम्मीद है इस योजना के कई युवाओं को कुछ रोजगार मिले सरकार? नहीं सर, कोई उम्मीद नहीं है। हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं बताई गई है। क्या लगता है कितनी उम्मीद है इस योजना से, सरकार जो योजना चला रही है? उम्मीद यही है, आप बाहर कहीं नौकरी करने जाओ तो 10-5% की छूट मिल सकती है इससे। नहीं, हमारा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं मिली। सीखो कमाओ योजना के बारे में ग्वालियर चंबल अंचल में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में तकरीबन 1,20,000 युवाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ, पर 3,000 से भी कम युवा ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हुए। तो अब आपको विस्तार से ग्वालियर चंबल के हर जिले की स्थिति बताते हैं। क्या है योजना की स्थिति? ग्वालियर में 21,432 युवाओं के रजिस्ट्रेशन हुए, जिसमें से 332 युवाओं को ट्रेनिंग मिली। मुरैना में 14,644 रजिस्ट्रेशन हुए, ट्रेनिंग पाने वाले युवा हैं 154। श्योपुर में 4,762 युवाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ, 40 युवाओं को ट्रेनिंग मिली। भिंड में 12,269 युवाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ और इनमें से ट्रेनिंग मिली 169 युवाओं को। दतिया में 8,304 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें से ट्रेनिंग पाने वाले युवा रहे 134। शिवपुरी में 20,361 युवाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ और 380 युवाओं को ट्रेनिंग मिली। गुना में 16,744 युवाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिनमें से ट्रेनिंग पाने वाले युवा हैं 541। अशोकनगर में 21,432 युवाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ और ट्रेनिंग पाने वाले युवा रहे 180। यानी अधिकारियों ने खाना पूर्ति के लिए और नंबर दिखाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिए। ना तो युवाओं को ट्रेनिंग के लिए कॉल आ रहे हैं, न ही रोजगार मिल रहा है। युवाओं को सीखो कमाओ योजना के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। जिम्मेदार फिर भी कह रहे हैं युवाओं के जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। ट्रेनिंग कराने के निर्देश आने पर ट्रेनिंग भी कराई जाती है। हमारा जो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है, हम संस्था के लोग जो हमारे अधिकारीगण हैं पूरी तरह से इसमें काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा इसका लाभ बच्चे ले रहे हैं। बच्चों से जागरूक करने के लिए हमारे यहाँ से अभियान चलता रहता है और संबंधित जो अधिकारी लोग होते हैं वो बच्चों को किसी न किसी तरह से विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक,
और विभिन्न जो माध्यम है उनसे हम लोग जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना महज चुनावी घोषणा साबित होती दिख रही है। योजना कागजों में सिमटी है, अधिकारी खाना पूर्ति में जुटे हैं और युवा अब भी रोजगार के लिए सरकार की ओर उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं। ये सभी स्टूडेंट हैं जो सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत यहाँ पर कुछ रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और किन्हीं का इनके इस योजना के बारे में जानकारी भी नहीं है। तो साफ तौर कहा जा सकता है कि ये योजना सिर्फ लॉलीपॉप बनी हुई है, क्योंकि युवाओं के लिए ये योजना की शुरुआत की गई ताकि उनको रोजगार मिल सके। लेकिन हालात ये है कि इस योजना के बारे में युवाओं को ही जानकारी नहीं है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। विस्तार विशेष में हमने आपको राजधानी भोपाल के इंदिरा आवास की हकीकत बताई थी, जहां के रहवासी बदबू और सीलन भरे जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं। ऐसा ही हाल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी देखने को मिल रहे हैं। रायपुर की BSUP कॉलोनी की हालत देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ रहने वाले लोग हर पल मौत के साए में जी रहे हैं। ये लोग किन कठिनाइयों के बीच गुजर बसर कर रहे हैं, हमारे संवाददाता अनमोल तिवारी की इस खास रिपोर्ट में देखिए। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर रह रहे हैं। ये सरकार की तरफ से ये मकान दिया गया था। महिलाएं जो है दिन भर रात भर कष्ट से गुजर रही हैं। लगता है डर, मजबूरन सोना पड़ता है। बहुत बोलते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है। सब कुछ करवाएंगे बोलते हैं, बाकी कोई ध्यान नहीं देते। शहरों में गरीब और निम्न वर्ग के लोगों के लिए आवास बनाने का काम किया गया ताकि लोगों को बेहतर जीवन मिले और जीवन स्तर भी सुधरे। लेकिन इसमें भी सिस्टम की लापरवाही घरों के उखड़े प्लास्टर की तरह नजर आने लगी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गरीबों के लिए बने आवास कुछ ही साल में जर्जर हो चुके हैं। आपको मैं आज वो घर दिखाने जा रहा हूं जिसमें लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर रह रहे हैं। आइए आपको मैं एक एक करके वो घर दिखाता हूं। देखिए मेरे पीछे आप दो घर देख रहे होंगे और मेरे सामने भी जो है दो घर हैं। ये BSUP कॉलोनी है। यहाँ पर करीबन 165 घरों में 600 लोग परिवार रहते हैं। आइए आपको दिखाता हूं मैं इस घर में। आइए देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो है, ये देखिए आपको यहाँ पर सरिया दिख रहा होगा क्योंकि सीमेंट ये छोड़ चुका है। यहाँ जो प्लास्टर की गई थी घर बनाने के वक्त, वो सीमेंट जो है छूट चुका है अब यहाँ से। और देखिए किस तरीके से, यहाँ आइए खेमराज, इसको दिखाइए कि लोग किस तरीके से जो है ये झिल्ली लगाने के लिए मजबूर हैं। ये देखिए एक झिल्ली लगा हुआ है, क्योंकि ये झिल्ली इसलिए यहाँ पर है क्योंकि ऊपर से पानी का सीपेज हो रहा है। इन घरों में रह रहे लोगों के क्या हाल हैं, ये भी हम आपको उनकी मुंह जुबानी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले इस कॉलोनी के बारे में जानिए। साल 2011 में मकान बनाने का काम शुरू हुआ। कॉलोनी में 165 मकानों का किया गया निर्माण। राजधानी के वार्ड नंबर 23 में बनाए गए आवास। साल 2011 से अब तक घरों की नहीं हुई मरम्मत। 600 से ज्यादा रहवासियों की जान जोखिम में। महज 10 से 12 सालों में इन घरों के ये हालात हैं। यहाँ रह रहे लोग बताते हैं कि उन्हें यहाँ रहने में डर लगता है। तो जब सोती हो यहाँ पर तो डर लगता नहीं है? लगता है डर, लगता है। ऐसे मजबूरन मतलब सोना पड़ रहा है? मजबूरन सोना पड़ता है। बहुत बोलते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है। वहाँ के ऑफिस में जाके बोलते हैं, जो ऑफिस में। यहाँ बने मकान पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। कॉलोनी में बने ज्यादातर मकानों में सीपेज है, जिसके चलते कई बार करंट आ जाता है। रहवासी बताते हैं कि बारिश के दिनों में और भी तकलीफें होती है। इसके लिए कुछ करिए हमारे लिए। मेरा छोटा सा बच्चा है सर, बहुत करंट आता है, इसमें पूरा आता है करंट। समस्या तो बहुत है सर, बहुत बार कंप्लेन भी कर चुके, जोन दफ्तर में जा के चक्कर भी लगा चुके, लेकिन कुछ इसका काम ही नहीं करवा रहे हैं। क्या इसके कारण हमको बहुत तकलीफ है। छोटे बच्चा है, ये क्या पूरा पानी भरा जाता है, हर 1 घंटे 1.5 घंटे में पूरा टब भर भरा जाता है, तो उसको फेंकना पड़ता है। तो ऐसे में बहुत तबीयत भी, बच्चा हमारा तो छोड़ो, चलो छोटा बच्चा है, उसके इस कारण तबीयत बहुत ख़राब होता है और इसका कोई भरोसा नहीं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कॉलोनी का निर्माण भी अधूरा है। यहाँ सीढ़ी न होने के चलते लोग बांस की सीढ़ी का सहारा लेते हैं, जो किसी भी दिन अनहोनी की ओर इशारा करता है। लेकिन जान जोखिम में डालकर इन जर्जर घरों में रहना इनकी मजबूरी है। रहवासी प्रशासन से शिकायत कर करके थक चुके हैं, लेकिन किसी ने इनकी सुध नहीं ली।
देखिए आप किस तरह, ये देखिए बाथरूम है, ये बाथरूम में ना दरवाजा है ना वेंटिलेटर है। देखिए कि किस तरीके से जो है यहाँ पर झोल मकड़ी लगा हुआ है। जहाँ भी आप देखेंगे तो आपको सरिया निकला हुआ नजर आएगा, नल अच्छे से काम करता हुआ नजर आ रहा है, पूरा प्लास्टर गिरा हुआ है। यही हालत देखिए कमरे का भी है, कमरे में भी यही स्थिति बनी हुई है। हर तरफ आपको गंदगी का अंबार नजर आएगा। यहाँ से इस कमरे में मैं मतलब जब से घुसा हूँ तब से बदबू आ रही है। देखिए लोग भी हमारे साथ हैं। ये बताइए कि ये हालात कब से हैं, ये बताइए। ये हो गया सर 5 साल हो गया हम लोग रह रहे हैं, ये 10वां साल है हम लोग का, तब से ऐसे हुआ है। तो हम लोगों ने कईयों बार समस्या को बोले हैं हम लोगों कि ना कोई नेता आता है तो वोट इसमें देना बेटा, ऐसा करवाएंगे, घर को पेंट करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे बोलते हैं, बाकी कोई ध्यान नहीं देते। जो मेरे को 2 घर मिलना था तो 2 घर नहीं दिए और मेरे परिवार को लाके यहाँ पे ऐसा कीड़ा मकोड़ा जैसा लाके घुसा दिए जिसमें हमारा गुंजाइश नहीं हो रहा है। मेरा बहुत बड़ा घर था, वहाँ पे हम लोग परिवार का गुंजाइश हो रहा था, सुखी शांति से थे वहाँ पे। जब विस्तार न्यूज ने जिम्मेदारों से इस बारे में बात की तो उन्होंने फंड की कमी को वजह बताया। उनका कहना है कि फंड की मांग की गई है। हम लोग अधोसंरचना में मांग की है जो राज्य शासन से मिलने ही होगा, तो ये सब आएगा तो हम लोग अधोसंरचना और बाकी काम हम लोग करा पाएंगे। अधोसंरचना और इसको करा रहे हैं और उसके साथ पानी का जो बेसिक इश्यूज़ वगैरह जितने BSEPs है, पानी का बेसिक इश्यूज़ हैं, जो बेसिक संधारण कार्य वो तो हम लोग निरंतर तरीके से कर रहे हैं। कुल मिलाकर सवाल ये उठता है कि आखिर जर्जर हालात होने के बावजूद इस बिल्डिंग की मरम्मत क्यों नहीं की जा रही। सरकारी पैसे आने तक क्या लोग ऐसे ही जान जोखिम में डालकर जीते रहेंगे? मेरे ऊपर ये देखिए कितनी जर्जर हालत है, ये देख रहे हैं, ये पूरा, ये किसी भी वक्त गिर सकता है। अगर यहाँ पर कोई खड़ा है तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। तो इस तरीके की जो हालात है, ये पूरे BSUP कॉलोनी में जो घर हैं, करीब 164 से 165 घर, ये सभी घर के लगभग यही हालात है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार और प्रशासन कब एक्शन लेती है। कैमरामैन खेमराज के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। और अब बात छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की। बिलासपुर के आसपास बसे गांव के लोग परेशान हैं और उनकी परेशानी को जानकर आप शायद हैरान रह जाएंगे। इलाके में हाई टेंशन टावर लगे होने से लोगों को अक्सर करंट के झटके लगते हैं। जमीन पर पैदल चलने वाले लोग भी तेज झुंझुनाहट महसूस करते हैं, इसलिए लोग लाइनमैन वाले जूते पहनते हैं या फिर नंगे पैर चलना ही पसंद करते हैं। विस्तार विशेष में देखिए टावर से हाई टेंशन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से लगे अमतरा गांव में लगभग बिजली के 30 टावर लगे हुए हैं और यह गांव पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। ना तो इस गांव में लोग टावरों के करीब जा पा रहे हैं, ना तो गांव के लोग जो हैं दूसरा कोई काम कर पा रहे हैं, ना तो उन्हें जो है इसका कोई लाभ मिल पा रहा है। ऐसा हम नहीं बल्कि गांव में रहने वाले लोग खुद कहते हैं। इन लोगों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये सभी इन जूतों में क्यों नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये लोग जूतों के शौकीन नहीं हैं, बल्कि ऐसे जूते पहनने को मजबूर हैं। बिलासपुर से लगे कुछ ऐसे गांव हैं जिनमें हाई टेंशन करंट वाले टावर लगाए गए हैं। यहाँ एक गांव में 20 से 30 टावर लगे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि इन टावर से हाई टेंशन करंट सप्लाई की जा रही है, जिससे हालत ये है कि गाँव के लोग करंट के झटके खा रहे हैं। जूता जिन विशेष रबर के तय पहिनथे से कर का कारण है? करंट कामा आथे टावर से तो धरती में कंपन होथे। हाँ, कतका कंपन होथे? वो गोड़ हाथ कांप जाते पूरा। कई बार झटका खाए होगे ते करंट के? अब 2-3 बार हो गए। बिलासपुर में 10 से 20 किलोमीटर पर बसे गांव में हाई टेंशन टावर लगे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा प्रभावित है अमतरा गांव। अकेले इस गांव में 20 टावर लगे हैं। इन गांवों में हाई टेंशन टावर को लगाए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। टावर में नहीं चल सकते, बिना चप्पल पहन बिना नहीं चल सकते, और चप्पल पहने था तो भी करंट है। इससे जमीन तो बर्बाद हुई, हजारों एकड़ खेती की जमीन भी चौपट हो गई। पर हद तो ये है कि कई लोगों को इसका मुआवजा भी नहीं मिला। मिला के खेती तो बर्बाद हो गई। बर्बाद है, इनमें कोई फायदा नहीं है। कितना एकड़ खेत बर्बाद हो चुका होगा? लगभग मैं कहता हूँ 50 एकड़ का 100 एकड़ है बर्बाद है हमारे लंग। तो इन सब चीजों का मुआवजा नहीं मिला है? मिले है तो इसने कोनो 500, कोनो 300, कोनो 700, कल ज्यादा नहीं मिले है। हाई टेंशन टावर के चलते ग्रामीणों का जीना दुश्वार है और ये परेशानी बारिश के दिनों में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ गांव में जल स्तर कई फीट नीचे चला गया है। हाई टेंशन टावर के होते हुए भी बिजली की समस्या आए दिन रहती है।
मौसम में ज़्यादा दिक्कत जाता है, मोटरसाइकिल से गुजरते हैं ना तो पानी आता है, इसमें आता है, लोहा पकड़ता है ना बाइक चलाने समय तो झटका मारता है। हम लोग डर जाते हैं, हम लोग के जी पाएंगे कि नहीं, एकदम बहुत ज़्यादा झटका मारता है, मोटरसाइकिल में गुजरते हैं। इस पर विस्तार न्यूज ने जिम्मेदार से बात की तो वो निराकरण की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि जरूरत पड़ी तो पूरे मामले की जांच करेंगे। वहाँ से तुरंत हट जाएं, वो जान माल के लिए खतरे वाली जगह है और हट के कभी निरापद जगह पर ही अपनी बसाहट बनाएं। कंपनसेशन की भी व्यवस्था है कानूनी तौर पे, अगर आपकी ज़मीन कहीं एक्वायर हुई होगी तो, और इसका विस्तृत जांच कराई जाएगी। गांव के अन्य लोग भी बताते हैं कि न सिर्फ यहाँ खेती बल्कि जो है उनकी रहन सहन की स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई है और जो जहां तक रही मुआवजे की बात तो उन्हें मुआवजा भी नहीं मिला है। आने वाले समय में देखना होगा कि प्रशासन इन मसलों पर कितना संजीदा होता है। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, स्टार न्यूज़। तो हमने आपको आपसे जुड़ी खबरें दिखाई, आपके मुद्दे उठाए। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि विस्तार विशेष में आपको आपके मुद्दे, आपकी खबरों को प्रमुखता से जगह मिले। अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी आपकी खबरों के साथ। नमस्कार।